बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? और कैसा लग रहा है तुम लोगों को सीएनएस फार्माकोलॉजी? और आप लोगों के रिस्पॉन्सेस से मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो। डेट्स वेरी गुड। अच्छा, आज के लेक्चर में बिफोर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक मैंने ये डिसाइड किया है कि हम आज उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, ठीक है? या जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, आज के लेक्चर में हम बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखो, मैं तुम लोगों ने मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछे, कुछ के तो मैंने आंसर कर दिए हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछा या कॉल करके पूछी, तो उनको मैंने उसी टाइम आंसर कर दिया। फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड किया है, और उनको इंक्लूड करने का रीज़न ये है बच्चों कि ये क्वेश्चंस जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, तो हो सकता है कि किसी और के भी माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस हों और उसने ना पूछे हों, तो ये सबको क्लियर हो जाए यहाँ पर ये बात, ठीक है? डेट इज़ वाई आज के लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि कौन से एक हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन टू सीएनएस फार्माकोलॉजी। दूसरा हमने सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, और तीसरा जो है हमने एंटी डिप्रेशन भी कर लिया है, जिसका लास्ट पार्ट मैंने आज अपलोड कर दिया, वो भी तुम लोग देख लेना। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, हम लाइव लेक्चर भी करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये पॉइंट्स पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो फिर हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है? अच्छा, तो इस वक्त मेरे पास ये जो देखो, मैंने एक पेन पिक कर लेती हूँ तुम लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है जो कि फिनोबार्बिटोन के बारे में पूछा है। ये सिद्रा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, और सिद्रा ने पूछा है कि जनाब, फिनोबार्बिटोन शॉर्ट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है? शायद ये स्लाइड्स में एक दो जगह पर कंफ्यूजिंग है, एक जगह शायद इसको शॉर्ट एक्टिंग लिखा हुआ है और एक जगह बाय मिस्टेकन शायद लॉन्ग एक्टिंग भी लिख दिया है। तो ये आप लोग बेटा क्लियर कर लें कि फिनोबार्बिटोन एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और इसका ड्यूरेशन 3 to 8 आवर्स होता है, ठीक है? शॉर्ट एक्टिंग का क्या मतलब है कि ये जो हम शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उस ड्रग के ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। ये सब नोट कर लीजिए। ये तुम लोग वो जो कि बेसिक फार्माकोलॉजी में ये पॉइंट्स पढ़ चुके हो। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये शॉर्ट एक्टिंग है, यानी इसका ड्यूरेशन आपके पास आप लोग देख सकते हो कि 3 to 8 आवर्स तक होता है इस ड्रग का ड्यूरेशन आपकी बॉडी में। दूसरी बात यह है कि जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, और ये टोन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये किस क्लास की ड्रग है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, यानी इसका ड्यूरेशन आपकी बॉडी में 3 to 8 आवर्स तक होगा। और वो ड्रग्स जो कि लॉन्ग एक्टिंग हैं उनके डेज़ में होता है ड्यूरेशन, यानी वो आपको 1 डे 2 डे 3 डेज तक उनका इफ़ेक्ट मिलता है। और इन केस अगर किसी और को भी ये कन्फ्यूजन है या स्लाइड में तुम लोगों को कन्फ्यूजन लग रही है, तो इसको बच्चों क्लियर कर लो, इसको नोट कर लो अच्छे से कि शॉर्ट एक्टिंग है। और ये आपको कैटजिंग में भी और लिपिनकॉट में भी बाकायदा ये ड्रग्स वहाँ पर मेंशन भी हैं, आप लोग वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा है जनाब तस्बीहा ने। ये देखो, मैंने नाम भी लिखे हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ पूछा है। और ये क्वेश्चन एक और बच्ची ने भी मुझसे पूछा, आई थिंक खुशबख्त ने पूछा था, कि ये क्वेश्चन ये है कि फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स जो हैं, ये एक स्लाइड ही का पार्ट है कि बेंजोडाइजेपीन के जो फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, और एलिमिनेशन हाफ लाइफ उसकी बढ़ जाती है, एंड देयर कुड बी क्यूमुलेटिव इफेक्ट विद द मल्टीपल डोजेस। ये बात समझ नहीं आ रही है बहुत सारे बच्चों को, जो कि बेंजोडाइजेपीन्स की काइनेटिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है? अब अगर तुम लोग रिकॉल करो कि फेज़ 1 रिएक्शंस क्या होते हैं, ये देखो, जब हम काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, अगर आप लोग रिकॉल करें कि हम जब काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त हमने डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े थे। ये बेसिकली बेसिक फार्माकोलॉजी है, और बेसिक फार्माकोलॉजी को आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी ड्रग्स का जो फेजेस होते हैं, वो जब एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, तो वो मेटाबोलाइट होता है बेसिकली कहाँ? लिवर में। और लिवर में मेटाबोलाइज होने के दो फेजेस हैं, फेज़ 1 रिएक्शन और फेज़ 2 रिएक्शन, ठीक है? फेज़ 1 रिएक्शन में आपको पता है कि ड्रग जो है वो बेसिकली जो पोलर है उससे नॉन पोलर होने की तरफ जाती है, यानी
सॉरी नॉन पोलर से, क्योंकि मोस्टली ड्रग्स हमारी नॉन पोलर या लिपोफिलिक होती हैं, तो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक होने की तरफ जाती हैं ताकि वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो सकें। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन में यही होता है कि जो आपकी ड्रग्स हैं वो बेसिकली आपकी नॉन पोलर से पोलर हो सकें, लिपोफिलिक से वो बेसिकली कन्वर्ट हो सकें हाइड्रोफिलिक में। जब वो हाइड्रोफिलिक होंगी तभी तो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगी ना। तो आप ये देखें यहाँ पर कि फेज़ 1 रिएक्शंस के बाद जो मेटाबोलाइट बनते हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मेटाबोलाइट्स भी एक्टिव हैं, इनएक्टिव नहीं है, वो भी अपना इफेक्ट शो करते हैं और इस वजह से एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी उनकी ज़्यादा है। अब अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट याद हो कि हाफ लाइफ होती क्या है, हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ बेसिकली ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि द टाइम पीरियड इन विच 50% ऑफ योर ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। वो टाइम, खास बात क्या है, मैं पेन पिक करने लगी हूँ बेटा तुम लोगों के लिए, देखो टाइम, वो टाइम जिसमें आपकी 50% ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब फिर ये हुआ कि जिन ड्रग्स की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी वो आपकी बॉडी से बहुत देर में एलिमिनेट होंगी, ठीक है, और आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे करेंगी, जबकि वो ड्रग्स जिनकी हाफ लाइफ कम है वो आपकी बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगी। यहाँ पर यही बात हो रही है बच्चों कि फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स जो हैं बेंजोडाइज़ेपिन के वो एक्टिव हैं, हाफ लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि वो भी एक्टिव हैं, वो जल्दी एलिमिनेट नहीं हो रहे ना। देखो आपने एक ड्रग दी वो भी एक्टिव थी, अब उसके जो मेटाबोलाइट्स थे वो भी एक्टिव हैं आपकी बॉडी में और हाफ लाइफ ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब अगर आप बाद में और डोजेस देते जाएंगे, मल्टीपल डोजेस देते जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको ही हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा ड्रग का। तो आपने उनकी डोजेस का ख्याल करना है, यहाँ पर इस बात को डिस्कस किया गया है, ठीक है बच्चों। इज डैट क्लियर? ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ये समझ में आ गया कि अगर हाफ लाइफ ज़्यादा है तो अब ड्रग आपकी बॉडी में ज़्यादा देर स्टे करेगी, जैसा कि बेंजोडाइज़ेपिन्स के साथ है, और ज़्यादा देर स्टे करेगी तो फिर आप मल्टीपल डोजेस देंगे तो इफ़ेक्ट बढ़ भी सकता है। और इनके अंदर ये ख़ास बात ये है कि क्योंकि आपको पता है कि ये एंजियोलाइटिक एजेंट्स हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स ऑलरेडी आपके सीएनएस को डिप्रेस्ड कर रहे हैं और इनकी डोजेज अगर इंक्रीज़ होंगी तो फिर उससे टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आई डोंट नो कि किसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है और आई डोंट नो कि किसने पूछा है। अल्कलिनाइजेशन इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ बारबिचुरेट, ये वाली बात समझ नहीं आई इनको, ठीक है। देखो ये भी अगेन वही बेसिक फार्माकोलॉजी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के बेसिक फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या तुम लोग भूल गए हो वो सारी बातें। या देखो अल्कलिनाइजेशन हम किन ड्रग्स की करते हैं, ये भी एलिमिनेशन ही की बात है। अल्कलिनाइजेशन हम करते हैं उन ड्रग्स की जो कि बेसिकली आपने अपनी बॉडी से एलिमिनेशन ही के वक्त हो रही होती है ना। देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर आपकी ड्रग फॉर एग्जांपल एसिडिक है तो उसकी एक्सक्रीशन उस वक्त अच्छी होगी जब वो ज़्यादा अल्कलिनाइज्ड होगी, ठीक है ना। और अगर आपकी ड्रग बेसिक इन नेचर है तो वो उस वक्त ज़्यादा अच्छी एक्सक्रीट आउट होगी जब वो एसिडिक मीडिया में जाएगी, एसिडिक एनवायरनमेंट में जाएगी। तमाम ड्रग्स कहाँ से एक्सक्रीट हो रही होती हैं? किडनी से। और ड्रग्स उस वक्त अच्छी एक्सक्रीट होती हैं क्योंकि किडनी से बाय मीन्स ऑफ यूरिन पास आउट होती है ना। और यूरिन जो है उसका बेसिक जो मीडिया है वो क्या है? वो वाटर है। अब समझो मेरी बात को, देखो आपकी किडनी से मेनली ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो रही होती, ठीक है। और किडनी में बेसिकली यूरिन में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका वाटर है। वाटर में से वही ड्रग्स बेहतर एक्सक्रीट आउट होंगी
जो कि आयनाइज्ड फॉर्म में होंगी, ठीक है ना। वाटर हाइड्रोफिलिक है ना, तो उसके अंदर अगर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे एक्सक्रीट आउट होंगे। अब अगर आपकी ड्रग लेट सपोज एसिडिक है और आप उसको अल्कलेनाइज कर दें, तो वो आयनाइज्ड फॉर्म यानी अल्कलेनाइज्ड मीडिया में अगर वो चली जाए, एसिड जो है अल्कलेनाइज्ड मीडिया में चला जाए तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये जैसा कि बारबिट्यूरेट्स हैं, मोस्टली ये वीक एसिड्स हैं, ठीक है। मोस्टली द ड्रग्स आर वीक एसिड और वीक बेस, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। और क्योंकि ये एसिडिक है ये ड्रग, तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे दें जो, और इससे आप अल्कलेनाइजेशन कर दें, कहाँ पर, डेफिनेटली आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिन में, तो क्या होगा, इसकी एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इज डैट क्लियर? इसको नोट कर लो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अभी तक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन महानूर ने पूछा है एचपी एक्सेस के बारे में। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन चल रहे हैं वो सेडेटिव, हिप्नोटिक या फार्माकोलॉजी के चल रहे हैं, और ये डिप्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट नो द नेम कि किसने पूछा है, लेकिन ये कि क्वेश्चन आया मेरे पास और पूछा ये गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो स्टोर होते हैं वेसिकल्स में और वहीं पर उनकी डिग्रेडेशन भी हो रही होती है, तो क्या ये दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, ये एक ऑडियो आई थी और उसमें इवन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल से मैं तुम लोगों के लिए यहाँ बोर्ड निकाल लेती हूँ, और ये देखो, इसको मैंने पहले क्लोज़ किया। ये देखो आपकी, ये हमने बात की थी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर के सॉरी न्यूरॉन है ये, आई एम वेरी सॉरी, ये न्यूरॉन है, और इसके अंदर आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पर वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। अब आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहीं पर रिलीज़ भी हो रहा होता है यहाँ पर, और ये इस साइनेप्स में भी रिलीज़ हो रहा होता है, इज़न्ट इट। अब जितना यहाँ पर वो अपने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लेगा, जो इफ़ेक्ट उसने देना है वो यहाँ प्रोड्यूस कर देगा। जो रेस्ट है उसकी क्लियरेंस कैसे हो रही होती है, या तो रीअपटेक हो जाती है, और या कोई एंजाइम, जैसे हमने बात की थी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, वो डिग्रेड कर देता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर को, जितने भी अमाइंस हैं जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, एड्रीनलिन वगैरह, ठीक है बच्चों। अब ये काम यहाँ पर भी, यहाँ पर एक साथ हो सकता है, यस, वो बेटा जिसने भी पूछा मुझसे, मुझे नाम याद नहीं है। अब आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ न्यूरॉन के अंदर है, यहाँ भी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज उसको डिग्रेड कर सकता है, ठीक है, यानी अगर एक्सेस में निकल आता है तब, और बाकी का हमेशा वेसिकल्स में स्टोर रहता है। और इवन ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पर भी, या कोई और एंजाइम जैसे कॉम्ट भी है एक एंजाइम, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, आगे तुम लोग पढ़ोगे, इस तरह से ये और एंजाइम यहाँ भी डिग्रेडेशन कर देते हैं, और मेजॉरिटी आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ होता है उसका रीअपटेक हो जाता है, यानी वो कभी भी वहाँ पर पड़ा नहीं रहता है, हमेशा वो वहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। तो तुमने जो बेटा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर मुझसे, वो अब तुम तुम्हारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये देखो कि न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ स्टोर हो रहा है और डिग्रेडेशन भी हो रही है, तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे अक्सा ने पूछा है, और अक्सा ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है लेक्चर को, कि उनको लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत पसंद आ रहे हैं। तो थैंक यू बेटा वेरी मच, क्योंकि अगर तुम लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और समझ आ रहे हैं तो यूँ समझो कि हमें बहुत खुशी होती है, हमें भी हमारी मेहनत जो है उसका एक तरह रिवॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो यही हमारा मकसद है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अक्सा ने कि लोराज़ेपैम जो है वो किस कैटेगरी में आती है, और अगेन लोराज़ेपैम जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ये कैडजंग और लिपिनकॉट से भी चेक कर सकते हो तुम लोग। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 से 20 आवर्स होता है,
तो लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग में अगर हम देखें तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है आपकी लोराज़ेपैम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफिज़ अब्दुल्ला यूसुफ ने पूछा है, और हाफिज़ को भी लेक्चर्स अच्छे समझ आ रहे हैं और आंसर भी किए हैं हाफिज़ ने। जो मैंने असाइनमेंट दिया, मैं उस असाइनमेंट को डिस्कस करूँगी थ्रू एलएमएस, और अभी फ़िलहाल मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। अब अब्दुल्ला ने ये पूछा कि जेड फैमिली जो है हमारी, जो अदर हिप्नोटिक्स आते हैं, एक तो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बारबिटूरेट्स हैं, उसके बाद जो जेड फैमिली की ड्रग्स हैं, ज़ैलिप्रोन और ज़ोल्पिडेम वगैरह, पूछा है कि वाई दे आर यूज्ड एंड वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन बेंजोडाइजेपिन, जबकि ये वही गाबा रिसेप्टर के थ्रू काम करें, तो इनको हम क्यों नॉन बेंजोडाइजेपिन कहते हैं। ओके वेल, तो अब्दुल्ला तुम्हारे क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ लिखा है नंबर 7 का। देखो, एक बात तो ये कि जितनी भी आपकी जेड फैमिली की ड्रग्स हैं ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं बेंजोडाइजेपिन से। ठीक है, इसलिए हम इनको बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि बेंजोडाइजेपिन्स की एंटी कन्वल्जेंट एक्टिविटी भी है और मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी है, जबकि इनकी नहीं है। ठीक है, इनकी एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन में टॉलरेंस होने लगती है। ठीक है, रिकॉल के वहाँ टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस क्या है कि पेशेंट के सेम इफ़ेक्ट के लिए अब आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, वो यूज टू हो जाता है। तो यहाँ पर टॉलरेंस जो है वो कम है इन एजेंट्स की। ठीक है, इसके अलावा ये वेरियस स्लीप स्टेजेस को भी अल्टर नहीं करते हैं, जैसा कि बेंजोडाइजेपिन करता है। स्लीप साइकिल तुम लोगों ने पढ़ा है, और अभी विंटर में बहुत सारे बच्चे थे तुम लोगों के में से भी जिन्होंने मुझे असाइनमेंट भी दिया है, आपको याद होगा कि रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट और डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो बेंजोडाइजेपिन जब हिप्नोटिक्स के तौर पर यूज़ होते हैं तो ये बेंजोडाइजेपिन जो हैं ये वेरियस स्लीप की स्टेजेस को अल्टर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जेड फैमिली की ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्लीप स्टेजेस की अल्ट्रेशन नहीं होती है, तो हिप्नोटिक के तौर पर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। दूसरी बात ये कि इनके विड्रॉल सिम्टम्स भी कम हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर बेंजोडाइजेपिन्स को अगर आप रिकॉल करें तो आप उनको एकदम से अगर हटा लेते हैं तो विड्रॉल सिम्टम आना शुरू होते हैं, यानी पेशेंट को इंसोम्निया होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को नींद ही नहीं आती है। टू इंड्यूस द स्लीप नाउ उसको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, कि आप उसको बेंजोडाइजेपिन दें, वो उस पर डिपेंडेंट हो गया है, आपको विड्रॉल सिम्टम मिलेंगे। इसके विड्रॉल सिम्टम इतने नहीं हैं, इसीलिए हम जब हिप्नोटिक्स की बात करते हैं तो अब जेड फैमिलीज़ की ड्रग को अब हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन को आप इसलिए नहीं ऑब्सलीट कर सकते क्योंकि वो सिर्फ सेडेटिव के तौर पर या हिप्नोटिक के तौर पर ही यूज़ नहीं हो रहे वो एजेंट, बल्कि वो एंटी कन्वल्जेंट के तौर पर भी, अभी जैसा कि तुम लोग देखोगे इसमें नेक्स्ट चैप्टर हम एपिलेप्सी का जब स्टार्ट करेंगे कन्वल्जन का, तो बेंजोडाइजेपिन यहाँ भी यूज़ हो रहे होते हैं, फिर उनका मसल रिलैक्सेंट इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन इनका यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था। और इसी से ही रिलेटेड मैं आगे चलूँ कि गैबा रिसेप्टर्स के बारे में पूछा था कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अल्फ़ा 1 6 क्या है, बीटा 1 4 क्या है और गैमा 1 4 क्या है। देखो, जो गाबा के रिसेप्टर्स हैं वो खासे कॉम्प्लेक्स हैं और इनके बहुत सारी सब टाइप्स हैं, और जैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, जो उस फिगर के अंदर भी जो प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, जो आप लोग पूछ रहे थे, वो सब कुछ है। ये इनकी सब टाइप्स हैं, यानी अल्फ़ा की 1 से लेकर 6 तक आपको मिलेंगी। मतलब अल्फ़ा 1 भी मिलेगा, फिर अल्फ़ा 2 भी मिलेगा, फिर अल्फ़ा 3 भी मिलेगा, फिर 4 भी मिलेगा, एंड सो ऑन, इस तरह आपको 6 तक मिलेगा। और बीटा के अगर आप सब यूनिट देखोगे तो आपको 1 2 3 4 तक मिलेंगे, गैमा के फिर 1 2 3 4। तो ये जो उस फिगर में साइड पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली इनकी सब टाइप्स का जिक्र किया गया है यहाँ पर। सही, इज डैट क्लियर? और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं किसने पूछा, ये भी आई डोंट नो, और ये पूछा कि एमनीसिया क्या होता है। एमनीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी।
सही है। तो अब आप लोग नोट कर लीजिए, आगे और बहुत सारी टर्म्स आएंगी सीएनएस फार्माकोलॉजी में जो तुम लोगों के लिए नई होंगी। और एमनीसिया भी एक टर्म है और इसका मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी पता नहीं किसने पूछा, आई डोंट नो द नेम। और ये पूछा है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग हाफ लाइफ्स ऑफ ड्रग जो है उसका कॉन्सेप्ट दे दें। तो ये मैंने इससे पिछले वाले अपने पॉइंट जो एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें भी मैंने दे दिया है कि शॉर्ट हाफ लाइफ क्या है और लॉन्ग हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ बेसिकली ड्यूरेशन है और वो टाइम पीरियड है जिसमें 50% ड्रग आपकी बॉडी से निकल जाती है। ठीक है, एक्सक्रीट हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है उसकी। तो वो ड्रग जिसकी हाफ लाइफ अगर आपके पास शॉर्ट है तो वो आपकी बॉडी में कम टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टे करेगी। और ऐसी ड्रग जिसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे करेगी। यहीं से हम ड्रग्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिटरमिन करते हैं और यहीं से ड्रग्स की आप टॉक्सिसिटी और इफ़ेक्ट्स को भी कोरिलेट कर सकते हैं। सही। और मेरा ख्याल से ये पॉइंट तुम लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद मैं सारे डिप्रेशन के क्वेश्चन इकट्ठे कर रही हूँ और उसके बाद हम सारे उसको डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को गौर से सुनो समझो और इंशाल्लाह तुम लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।